युग तेवर के डिजिटल संस्करण में एक बार आप सबका पुनः स्वागत। आज चर्चा एक ऐसे शासक की जिसकी चर्चा सब करते हैं। इतिहास में सबसे चर्चित शासकों में, मध्यकालीन इतिहास के सबसे चर्चित शासकों में एक शासक है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में एक छोटी सी परिचर्चा आपसे करते हैं। परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि उसके बारे में एक सामान्य धारणा जो विकसित है उस पर किन किन बिंदुओं पर हमें एक बार पुनः चर्चा की आवश्यकता है। औरंगजेब एक क्रूर शासक के रूप में माना जाता है। औरंगजेब हिंदू विरोधी शासक के रूप में माना जाता है। औरंगजेब को कभी कभी अतिवादी, अन्यायी और अत्याचारी शासक के रूप में माना जाता है। इतिहास की इस चर्चा को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर शुरू करें। सत्ता कैसे प्राप्त की औरंगजेब ने, फिर सत्ता का संचालन उसने कैसे किया, अपने विरोधियों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए उसने किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया। इन्हीं तीन मानकों पर हम औरंगजेब के बारे में कसौटी विकसित करते हैं। निश्चित रूप से औरंगजेब ने सत्ता एक लंबे गृह युद्ध के बाद प्राप्त की। एक ऐसा गृह युद्ध जिसमें भाई ही सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सत्ता के लिए भाइयों का संघर्ष या मुगल काल में सत्ता के लिए संघर्ष होना सामान्य बात है, किंतु औरंगजेब के समय जो सत्ता का संघर्ष हो रहा है उसकी विशिष्टता यह है कि औरंगजेब के जो अन्य भाई हैं वे सभी एक ही मां की संतान हैं। इन्हीं एक मां की संतानों में आपस में सत्ता का संघर्ष होता है और अंततः औरंगजेब क्रूरता पूर्वक अपने शेष तीनों भाइयों की हत्या कराता है। इसमें दारा शिकोह का प्रकरण सबसे अधिक चर्चा में आया। दारा शिकोह की इतनी क्रूरता से हत्या की गई कि बहुत दिनों तक लोगों में यह भय व्याप्त रहा। वास्तव में दारा शिकोह के साथ जो औरंगजेब करना चाहता था वह भय विकसित करने के लिए ही करना चाहता था। दारा शिकोह को उदारवादी माना जाता था, उसे अकबर का स्वरूप मान लिया गया था। वह एक द्वितीय अकबर के रूप में सिद्ध हो सकता था, वह एक समन्वयवादी शासक हो सकता था, किंतु औरंगजेब उससे अधिक चतुर सिद्ध हुआ और उसने दारा शिकोह को पराजित कर क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने जिन आधारों पर सत्ता प्राप्त की या जिन शक्तियों के सहयोग से सत्ता प्राप्त की, वह निश्चित हो गया कि अब मुगल सत्ता किस दिशा में जाएगी। किस दिशा में जाएगी? क्रूरता बढ़ेगी, विरोधियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाएगा। वे लोग जो मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं उनके साथ किसी प्रकार की सहानुभूति का व्यवहार नहीं किया जाएगा। औरंगजेब ने राजपूतों के साथ, मराठों के साथ और बंगाल और असम के कुछ क्षेत्रों के साथ इसी नीति का प्रयोग किया। ये इतिहास का बड़ा व्यापक विषय है, इसमें सब चर्चा करते हैं। औरंगजेब ने राजपूतों पर जजिया लगाई, यहां उसकी क्रूरता सिद्ध होती है। औरंगजेब ने मराठों शिवाजी के साथ जो दुर्व्यवहार किया या जो व्यवहार किया उसे केवल राजनीति की दृष्टि से समझना किसी भी इतिहासकार के लिए संभव नहीं है। वह विद्वेष है, वह एक धार्मिक सहिष्णुता से धार्मिक असहिष्णुता की ओर, कट्टरता की ओर प्रकटन है। निश्चित रूप से वो इस्लाम के वर्चस्व का प्रकटन है। औरंगजेब ने सिखों के साथ जो व्यवहार किया, सिख धर्म गुरुओं के साथ जो व्यवहार किया, निश्चित रूप से वह भी धार्मिक कट्टरता का प्रतिफलन था। और इन दोनों दृष्टियों से सिख और मराठा एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक संरचना सिद्ध हुई जिसने सिद्ध किया कि क्रूर से क्रूर सत्ता भी यदि चाहे तो हमारी एकता, हमारी निष्ठा, हमारी शक्ति, हमारे समर्पण और अंतर में सिखों ने भी अपना स्वतंत्र राज्य विकसित किया, मराठों ने भी अपना स्वतंत्र राज्य विकसित किया। मराठे एक समय मुगल सत्ता के प्रतिद्वंदी ही नहीं, उनके उत्तराधिकारी भी माने जाने लगे। अगला प्रसंग हम उठाते हैं कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के।
औरंगजेब के समय राजस्थान में एक सामान्य विद्रोह हुआ जिसे हम किसान विद्रोह के रूप में मान सकते हैं। सतनामी विद्रोह है, जाटों का विद्रोह है। सतनामी विद्रोह को कितनी क्रूरता से सामान्य ग्रामीण किसानों के विद्रोह को उसने तोप लगा करके समाप्त किया। अर्थात एक ऐसा शासक है जो अपने विरुद्ध उठने वाले प्रत्येक आवाज को सख्ती और निष्ठुरता से रोक देना चाहता है, तहस नहस कर देना चाहता है, ताकि कोई भी सत्ता या कोई भी समूह उसके विरुद्ध आवाज न उठाए। राजनीति में सत्ता का यह एक चरित्र होता है। जो सत्ता भय के आधार पर सत्ता स्थापित करती है वह सदैव भय को बनाए रखना चाहती है। औरंगजेब को समझने के लिए इस राजनीतिक सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। औरंगजेब ने बलपूर्वक भय के आधार पर सत्ता प्राप्त की थी, अपने पिता को कारागार में बंदी बना दिया था। मध्यकाल के इतिहास में इस प्रकार के प्रसंग कहीं नहीं मिलते कि अपने पिता को बंदी बना करके भूखों मार करके सत्ता पर बलात् कब्जा कर लेना, ऐसा प्रसंग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में नहीं है, या पूरे भारतीय इतिहास में बहुत इक्का दुक्का है। औरंगजेब ने ऐसा किया तो निश्चित रूप से क्रूरता से सत्ता पाई थी, सत्ता का संचालन भी उसने क्रूरता से किया। इसे स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ उसने मथुरा में, बनारस में कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा। काशी विश्वनाथ का प्रकरण, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का प्रकरण, यह एक ज्ञात तथ्य है, इतिहास का रिकॉर्डेड तथ्य है कि उसने इन मंदिरों का विध्वंस किया, जिसके न केवल साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है बल्कि वहां का जो भी ढांचा उपलब्ध है वह भी बताएगा कि ये चीजें हैं। अब तो बड़े बड़े इतिहासकार भी इस बात को मानने लगे हैं कि इन स्थलों पर औरंगजेब ने विध्वंस कराया था, जो पहले इसे नहीं मानते थे। हाँ, अब इसी के साथ तर्क मिलता है कि औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया, कुछ लोगों को दान दिया, कुछ हिंदुओं को दान दिया। जैसे उसने कामाख्या मंदिर में दान दिया, जैसे उसने प्रयाग में दान दिया। हाँ, औरंगजेब ने दान दिया, वो दान पत्र उपलब्ध है। वह दान किसको दिया गया, उस दान का उद्देश्य क्या है, वह एक व्यक्ति है या एक संस्था को दान दिया गया है। राजा व्यक्तियों को दान दे करके अपने प्रति उदार बनाने का प्रयत्न करते थे। यह राजनीति की एक मिसाल है, चाल है। औरंगजेब वही कर रहा है, किंतु एक दो दान पत्रों से औरंगजेब की क्रूरता को ढकी नहीं जा सकती। अंततः औरंगजेब एक क्रूर शासक सिद्ध हुआ। उसकी क्रूरता न केवल हिंदुओं के प्रति थी, अपने धर्म से भिन्न लोगों के प्रति थी, बल्कि अपने परिवारी जनों के प्रति थी। अंत में औरंगजेब दक्षिण अभियान करता है और इस दक्षिण अभियान में पूरी तरह ऐसा व्यस्त होता है कि उसे उत्तर भारत की तरफ जाने का कोई अवसर नहीं मिलता है। उत्तर भारत की राजनीति धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। फिर राजनीति का एक सूत्र मिलता है, सत्ता का संचालन क्रूरता और हिंसा से संभव नहीं है। क्रूरता और हिंसा एक निश्चित समय के बाद कार्य नहीं कर पाते हैं। उत्तर भारत की राजनीति इतनी शिथिल होने लगती है कि स्वयं औरंगजेब ने एक आदेश दिया, एक बुढ़िया को आदेश दिया कि उसके घर को खाली कराया जाए। एक बार आदेश दिया, नहीं स्वीकार हुआ। दूसरी बार आदेश दिया, नहीं स्वीकार हुआ। तीसरी बार भी उसने अपने मनसबदार को पत्र लिखा, स्वीकार नहीं हुआ। फिर उस औरंगजेब ने, जो क्रूरता की मिसाल था, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना किया और बुढ़िया को अपना विचार बताया, हे बूढ़ी, तुम अल्लाह से प्रार्थना कर, कोई दूसरा शासक आए तुम्हारा न्याय करे, मैं न्याय नहीं करता या न्याय नहीं कर पा रहा हूं। अंततः क्रूरता और हिंसा ने स्वीकार कर लिया कि न्याय और शासन अब उसके साथ अधिक दिनों तक नहीं चल पाएंगे। धीरे धीरे उसके परिवारी जन की मृत्यु होने लगी। अंततः हताश होकर के औरंगजेब ने स्वयं यह टिप्पणी की, सारे फसाद की जड़ मैं स्वयं हूं। औरंगजेब एक विफल होता हुआ शासक अंततः स्वीकार करता है कि सारी समस्याओं की जड़ी में मैं स्वयं हूं। सारी समस्याओं की जड़ में वह स्वयं नहीं है। एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैं मानता हूं कि सारी समस्याओं की जड़ एक शासक की क्रूरता में निहित है।
एक शासक के जिद्दीपन में निहित है, उस शासक के उस स्वरूप में, उस मान्यता में निहित है जो अपनी शासित जनता में धर्म, जाति या भाषा के नाम पर किसी प्रकार का अंतर करते हैं। शासक यह अंतर करेगा तो उसकी राज सत्ता अंततः विफल होनी है। अब इस बात को हमें आज के तराजू पर तौलने की बात आती है। हम औरंगजेब के प्रति आज कौन सा विचार रखते हैं, इससे समझने की आवश्यकता है। औरंगजेब आज का शासक नहीं है, मध्यकाल की विशेष उपज है। उसका मूल्यांकन मध्यकाल के आधार पर करना चाहिए। वह मध्यकाल का एक क्रूर शासक है, इसे स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता कि औरंगजेब और हमारे धर्म में समानता है, इसलिए औरंगजेब हमारे लिए महान हो सकता है, या इस आधार पर नहीं हो सकता है कि औरंगजेब हमारे धर्म से मिलता नहीं है, इसलिए हम उसका प्रतिकार करते हैं। नहीं, उसके कार्य और उसके गुणदोष के आधार पर औरंगजेब को यह आदर्श नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की धरती पर तो कदापि नहीं हो सकता। हिंदुस्तान वही धरती है, वही शासक को स्वीकार कर सकती है जिसमें समरसता हो, समभाव हो। इसीलिए समभाव और समरसता के आधार पर ही औरंगजेब को समझने की आवश्यकता है। इतिहास की यह एक अपील है। इस आधार पर इतिहास को समझे तो निश्चित रूप से हम इतिहास के प्रति एक सच्चा दृष्टिकोण अपना सकते हैं। धन्यवाद।